हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, मराठा साम्राज्य से संबंधित यह मेरी दूसरी प्रस्तुति है। पहली प्रस्तुति में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमि में जो कारण अंतर्निहित थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग शिवाजी एवं पेशवाओं के अधीन, मुख्य रूप से जो 3 पेशवा थे उनके अधीन जो प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां संपन्न हुई उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो आइए कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों को हम लोग देखें। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठों का एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था और इन्हें संगठित करने में शिवाजी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले हम लोग शिवाजी के समय के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हैं। तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे और शाहजी भोसले अन्य उच्च मराठा वंशों जैसे सिरके, घोरपड़े, मोरे, निम्बालकर आदि की तुलना में निम्न मराठा वंश से संबंधित थे। इस तथ्य की चर्चा मैंने मराठा साम्राज्य के उदय से संबंधित जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया है उसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है। तो आरंभ में अहमदनगर सुल्तान की सेना में शाहजी भोसले एक घुड़सवार के रूप में जीवन उन्होंने आरंभ किया था और वे शीघ्र ही काफ़ी प्रतिष्ठित हो गए और उन्हें पूना की जागीर प्राप्त हो गई शाहजी भोसले को। तो शाहजी भोसले को जो पूना की जागीर प्राप्त हुई थी वह अहमदनगर से प्राप्त हुई थी। जब अहमदनगर पर शाहजहां ने अधिकार कर लिया तब वे बीजापुर सुल्तान की सेवा में चले गए थे शाहजी भोसले। आगे देखें। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के समीप शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। बाल्यकाल में इनके गुरु या संरक्षक दादा कोंडदेव थे। इसे आप ध्यान से देखें, अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता की पूना की जागीर प्राप्त हो गई, क्योंकि शाहजी शिवाजी तथा इनकी माता जीजाबाई को कोंडदेव के संरक्षण में छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ अपने नए जागीर में चले गए, जो बीजापुर के सुल्तान के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे, जो भक्त संत थे। शिवाजी ने पश्चिमी घाट के मालव प्रदेश के पहाड़ी सरदारों को, जो कबीला था मालवों का, अपना पहला और सबसे विश्वासी साथी बनाया तथा साथ ही बड़े भूमिपतियों के विरुद्ध छोटे छोटे भूमिपतियों और कृषकों को संरक्षण देकर के अपने सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि की थी शिवाजी ने। इस तथ्य की चर्चा भी मराठा साम्राज्य के उदय से संबंधित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत मैंने किया है। आगे बढ़ें। अब शिवाजी के जो प्रमुख युद्ध थे उन पर एक नजर डालते हैं। तो बीजापुर शासकों की दक्कनी राज्यों एवं मुगलों के साथ संघर्ष का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण द्वार पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया और इस तोरण द्वार से 5 मील दूर रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया था शिवाजी ने। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि बीजापुर के स्थानीय सरदारों को छल कपट अथवा रिश्वत देकर के बीजापुर के कई किलों को भी शिवाजी ने हस्तगत कर लिया। बाद में शाह जी को जब बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया
तब उन्होंने 1649 ईस्वी से 1655 ईस्वी तक अपने आक्रमणकारी कार्यों को स्थगित कर दिया था। अर्थात बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को ब्लैकमेल किया, इनके पिता शाहजी भोंसले को बंदी बना करके। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि मुगलों के साथ शिवाजी का प्रथम संघर्ष 1657 ईस्वी में हुआ, जब औरंगजेब और बीजापुर के मध्य युद्ध का लाभ उठाते हुए अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया शिवाजी ने और लूटपाट की। बाद में मुगल सेनापतियों के साथ हुए संघर्ष में शिवाजी परास्त हुए और ये वापस लौट आए। आगे बढ़ें। अब बीजापुर के अफजल खान का वध किया था शिवाजी ने, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखें। तो बीजापुर का शासक आदिल शाह औरंगजेब से संधि करके निश्चिंत हो गया और शिवाजी का सदा के लिए नाश करने हेतु उसने 1659 ईस्वी में अपने एक सेनापति अफजल खां को भेजा। इसने प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी को घेर लिया। बाद में असफल होकर के अफजल खान ने कृष्णजी भास्कर की मध्यस्थता से धोखे से प्रतापगढ़ के दक्षिण स्थित पार नामक स्थान पर 2 नवंबर 1659 को शिवाजी से मुलाकात की। जब अफजल खान ने शिवाजी को मारने का प्रयास किया, तब शिवाजी ने अफजल खान को बगनखे से उसकी हत्या कर दी। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अफजल खान बीजापुर का शासक जो आदिल शाह था उसका सेनापति था। उसने प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी को घेर लिया। बाद में जब उसे सफलता नहीं मिली तो कृष्णजी भास्कर की मध्यस्थता से उसने शिवाजी से मुलाकात के लिए प्लान बनाया, योजना बनाई और पार नामक स्थान पर शिवाजी अफजल खान से मिले। और जब अफजल खान ने शिवाजी की हत्या का प्रयास किया तो बगनखे से शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जुलाई 1660 में पन्हाला के दुर्ग में शिवाजी को बीजापुर के सेनापति सिद्दी जौहर ने घेर लिया था। बाद में बीजापुर से शिवाजी का समझौता हो गया और अंततः शिवाजी ने पन्हाला और चाकन बीजापुर को सौंप दिए थे। आगे बढ़े। अब अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दक्कनी मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर आक्रमण। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। इसने पूना, चाकन और कल्याण से मराठों को खदेड़ दिया। बाद में 15 अप्रैल 1663 को रात में शिवाजी ने बारातियों के रूप में पूना में प्रवेश किया तथा महल में घुस करके शाइस्ता खान को घायल कर दिया। शाइस्ता खान के हाथ की उंगली शिवाजी ने काट ली और शाइस्ता खान वहां से भाग निकला। तो इससे मुगलों की प्रतिष्ठा काफी धूमिल हुई। 16 से 20 जनवरी 1664 को पश्चिम के समृद्ध बंदरगाह सूरत को शिवाजी ने लूटा। यह सूरत की प्रथम लूट थी शिवाजी की 16 से 20 जनवरी 1664 को। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है पुरंदर की संधि। यह 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। तो दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा धूमिल होता देख औरंगजेब ने अंबर के राजा जय सिंह और दिलेर खान को दक्कन भेजा। इन्होंने पुरंदर के दुर्ग में शिवाजी को घेर लिया और शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया 22 जून 1665 को। अब पुरंदर की संधि के परिणाम क्या हुए इसे देखें। तो पुरंदर की संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को
4 लाख हून प्रति वर्ष की आय वाले 23 दुर्ग अथवा किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी के पास केवल 12 किले बचे। जो 23 दुर्ग शिवाजी ने मुगलों को सौंपे, उनकी आय 4 लाख हून प्रति वर्ष थी। दूसरा कि दक्कन में मुगलों की सहायता हेतु 5000 घुड़सवार सेना देना पड़ा शिवाजी को। और जो ये हानि हुई शिवाजी को, इसके एवज में बीजापुर के कुछ क्षेत्रों से शिवाजी को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार प्राप्त हुए। ये कर थे। इसकी चर्चा हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस प्रकार आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से पुरंदर की संधि शिवाजी के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुई। अब अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है शिवाजी की आगरा यात्रा। तो जय सिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब की दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया था। इसके पीछे जय सिंह का उद्देश्य था दक्कन की उपद्रवपूर्ण प्रदेश से शिवाजी को हटाना, जबकि दूसरी तरफ मुगल राजनीति को समझने के लिए शिवाजी अपने पुत्र शंभू के साथ आगरा गए। तो दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। तो शिवाजी की आगरा यात्रा 9 मई 1666 ईस्वी में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें। लेकिन 5 हजारी मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर देने के कारण शिवाजी औरंगजेब पर कुपित हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। अंततः मिठाई की टोकरी में बैठकर वे शंभू जी के साथ औरंगजेब की कैद से बच निकले थे। इन तथ्यों से आप भली भांति परिचित हैं। इसे आप एक बार पुनः ध्यान से देख लें, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगले 3 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति रही और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर दी तथा बरार की एक जागीर भी उन्हें प्रदान की। और शंभू जी को औरंगजेब ने 5000 श्रेणी का मनसबदार बना दिया था। तो यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखें। 1670 में मराठों और मुगलों के बीच पुनः संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि दक्कन के मुगल सूबेदार शाह आलम और सेनापति दिलेर खान के बीच मतभेद था। औरंगजेब उत्तर पश्चिम में कबायलियों से उलझा हुआ था। तो इसका लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अक्टूबर 1670 में दोबारा सूरत को लूटा तथा तमाम किलों को जो पुरंदर की संधि में उन्होंने खो दिए थे, उस पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने। तो पुरंदर की संधि के समय जो किले मुगलों को सौंपने पड़े थे, उसे शिवाजी ने पुनः हस्तगत कर लिया। आगे बढ़ें। अब 16 जून 1674 में शिवाजी ने बनारस के पंडित गंग भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। इस तथ्य से आप परिचित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पंडितों ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को हो गई। अब शंभू जी छत्रपति बने 30 जुलाई 1680 से 1689 तक इनका कार्यकाल रहा। आइए इनके समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखें। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंभू जी शासक बने। ये विलासी प्रवृत्ति के होते हुए भी बड़े वीर थे। नीलोपंत को इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया था। शंभू जी के पेशवा नीलोपंत थे। शंभू जी के प्रधान सलाहकार कवि कलश थे, जो उज्जैन के थे। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कवि कलश उज्जैन के थे, जो शंभू जी के प्रधान सलाहकार थे। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर स्थान पर शंभू जी को कवि कलश के साथ बंदी बनाया तथा 11 मार्च 1689 को शंभू जी को औरंगजेब ने मार डाला। आगे बढ़ते हैं। अब राजाराम छत्रपति बना। तो शंभू जी के मृत्यु के पश्चात राजाराम शासक बना। इसके काल में औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार ने शिवाजी की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शंभू जी का भाई राजाराम जो था, भिखारी का वेश बना करके रायगढ़ से भाग गया, जबकि शंभू जी का पुत्र साहू अपनी माता येसुबाई के साथ बंदी बना लिया गया और सभी प्रदेशों पर मुगलों का अधिकार हो गया। तब राजाराम जिंजी भाग गया और अपनी शक्ति संचय कर मुगलों के विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया। तो जिंजी में 8 वर्ष तक वह मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे राजाराम। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी भावना, जिसे शिवाजी ने मराठों में भर दिया था, उससे ओतप्रोत होकर के लगभग संपूर्ण मराठा प्रदेश में मुगलों के विरुद्ध जन विद्रोह प्रारंभ हो गया। जुल्फिकार ने जिंजी पर अधिकार करने के लिए जब घेरा डाला, तब राजाराम सतारा भाग गया, जहां 12 मार्च 1700 को राजाराम की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ें। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप देखें कि राजाराम के काल में जागीर प्रथा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो इस जागीर प्रथा के प्रोत्साहन प्राप्त होने से मराठों के कई अर्ध स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे। जैसे बड़ौदा गुजरात में पहले त्र्यंबकराव धामादे का अधिकार था, बाद में बाजीराव प्रथम जो पेशवा हुए उनके द्वारा इसकी जब हत्या कर दी गई, तब गायकवाड़ों का बड़ौदा पर अधिकार हो गया। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक रणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश का शासन स्थापित किया। इंदौर में मल्हार राव होलकर ने अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बरार में रघुजी भोसले ने अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। तो ये कुछ प्रमुख मराठा वंश हैं जिन्होंने, जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ का शासन था, ग्वालियर में सिंधिया का, इंदौर में होलकर का और बरार में भोसले का। तो प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। अब ताराबाई। तो राजाराम की मृत्यु के बाद इसकी विधवा रानी ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी तृतीय, इसकी संरक्षिका बन करके मराठा बागडोर को संभाला। इसके नेतृत्व में मराठा शक्ति की काफ़ी वृद्धि हुई तथा मराठों ने दक्कन एवं मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा। उसके बाद साहू शासक बना। किन परिस्थितियों में साहू बना, आइए उसे देखें। तो 1707 ईस्वी में जुल्फिकार अली खान के सलाह पर बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह जो शासक बना औरंगजेब के बाद, उसने साहू को मुक्त कर दिया। साहू को मुक्त करने के पीछे मंशा यह थी कि मराठों में उत्तराधिकार के संघर्ष को बढ़ाया जाए और दक्कन एवं मध्य भारत में शांति कायम की जाए। आगे बढ़ें। साहू एवं ताराबाई के मध्य लंबा गृह युद्ध चला और अंततः एक मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू विजयी हुआ और वह छत्रपति बना। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को 16 नवंबर 1713 को पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बाद में यह पद काफ़ी प्रभावशाली बन गया
और इसके बाद का इतिहास जो मराठा इतिहास है वस्तुतः पेशवाओं का ही इतिहास है। आइए इसे देखें। तो पहले प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए। 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। 1708 में साहू के सेनापति धन्नाजी जादव ने इन्हें कारकून अर्थात राजस्व क्लर्क के रूप में नियुक्त किया था, जिन्हें 1712 में सेना करते अर्थात सैन्य भार का प्रमुख नियुक्त किया गया और अंततः 1713 में साहू ने इसे पेशवा नियुक्त कर दिया। तो बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। आगे बढ़ें। बालाजी विश्वनाथ की प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1714 में सैयद हुसैन अली से संधि कर मराठा प्रभुसत्ता की स्थापना करना। तो सैयद बंधु जो थे वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे मुगलों में। तो इसी में जो सैयद हुसैन अली था वह दक्कन आया था और उसके साथ बालाजी विश्वनाथ ने 1714 ईस्वी में एक संधि की। तो इस संधि के अनुसार शिवाजी के द्वारा विजित समस्त प्रांत साहू को लौटा दिया गया तथा मराठों के द्वारा जीते गए बरार, खानदेश, गोंडवाना के क्षेत्र और अहमदनगर तथा कर्नाटक के जिले मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिए गए। दक्कन के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार साहू को प्राप्त हो गया। बदले में साहू मुगलों की सहायता के लिए 15,000 घुड़सवार और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देने के लिए तैयार हुआ तथा मुगल शासक की अधीनता स्वीकार इन्होंने कर ली। आगे बढ़ते हैं। हुसैन अली के साथ इस जो संधि हुआ था साहू का, उसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। हुसैन अली के साथ पहली बार बालाजी विश्वनाथ 1719 में दिल्ली गए और 2 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। तो बालाजी विश्वनाथ से संबंधित ये कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बाजीराव प्रथम, इनका जो कार्यकाल था 1720 से 1740 के मध्य था। तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम साहू का पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा का पद जो है वह पैतृक हो गया। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्यवाद की नीति का अवलंबन किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदू नायकों की सहानुभूति एवं उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही के आदर्श को अपनाया। इसका उद्देश्य मुसलमान शक्तियों के विरुद्ध हिंदू शक्तियों को एक झंडे के नीचे एकत्र करना था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदू पादशाही के आदर्श को बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। आगे बढ़ें। अब दक्कन में बाजीराव ने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को बुरी तरह परास्त किया और मुंशी शिवगांव की संधि करने के लिए बाध्य किया। निजामुल मुल्क जो दक्कन का सूबेदार था। इसके अंतर्गत दक्कन के प्रदेशों से चौथ एवं सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार साहू को प्राप्त हुआ। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि मुगल साम्राज्य जो पतन की ओर अग्रसर था, उसका लाभ उठाते हुए बाजीराव प्रथम ने नर्मदा के उत्तर मराठा साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई और मालवा तथा गुजरात के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस क्रम में कई हिंदू सरदारों ने पेशवा का साथ दिया था। आगे बढ़ें। 1731 में ढाबोई के युद्ध में त्र्यंबकराव धाबादे
जो ये गुजरात का जो मराठा सरदार था निजामुल मुल्क और शिवाजी के कोल्हापुर के वंशज शंभुजी द्वितीय को परास्त किया बाजीराव प्रथम ने, और इस प्रकार साहू के सारे प्रतिद्वंदी जो है वे समाप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब बाजीराव प्रथम ने अंबर के सवाई जयसिंह द्वितीय और छत्रसाल बुंदेला की मित्रता प्राप्त की। इन्हें सभी मराठा सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। बाजीराव प्रथम ने 1737 में मराठा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पर धावा बोला था। बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी थी, जो छत्रसाल बुंदेला की बेटी बताई जाती है। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 के मध्य इनका कार्यकाल रहा था। बाजीराव प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव द्वितीय, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था, बालाजी बाजीराव के नाम से पेशवा बने। बालाजी बाजीराव, इसके शासनकाल में 1749 में साहू की मृत्यु हो गई और राम राजा छत्रपति बना। इसने संगोला की संधि 1750 में की। इसके द्वारा कुछ बंधनों के साथ पेशवा को राज्य का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया गया था, संगोला की संधि के माध्यम से। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता बाजीराव प्रथम के हिंदू पादशाही के आदर्श को त्याग दिया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देखें। और मुसलमानों के साथ साथ हिंदू राजाओं के राज्यों में भी इन्होंने लूटपाट की। अतः अन्य हिंदू शक्तियां इसकी विरोधी हो गई। हालांकि बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में मराठा साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंच गया था और मराठे भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए थे। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना पानीपत का तीसरा युद्ध है, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई फारस के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ के बीच हुई थी, जिसमें सदाशिवराव भाऊ मारा गया। इब्राहिम गारदी अफगान तोपची था, जिसने मराठों की ओर से लड़ते हुए अब्दाली को काफी सामरिक क्षति पहुंचाई थी। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की जो क्षति हुई थी, तो इस क्षति का संदेश पेशवा को व्यापारिक संदेश के रूप में भिजवाया गया था, जिसमें कहा गया था 2 मोती टूट गए हैं, 22 सोने की मुहरें खो गई हैं, चांदी और तांबे का मीजान नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। मेरी अगली प्रस्तुति शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, जिसे मैं शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।